तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शो की शुरुआत में ही अटैक हो जाता है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, जब बैकस्टेज ड्रू मैकिंटायर उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद स्मैकडाउन स्टार्ट होती है और हमें रिंग में देखने को मिलते हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन। यहाँ रैंडी ऑर्टन सबसे पहले जॉन सीना की बात करते हैं और कहते हैं कि जब से मैंने करियर को स्टार्ट किया है तब से मैंने देखा है कि जॉन सीना हमेशा टॉप पर रहा है, पर एलिमिनेशन चेंबर के बाद अब वो बैकग्राउंड बन गया है द रॉक का। इसके बाद रैंडी ऑर्टन रॉक बॉटम की बात करते हैं, जहां वो बात को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे थे। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जॉन सीना मेरे उन कुछ दोस्तों में से हैं जो मैंने इस बिजनेस में बनाए हैं और उनमें से ही एक है केविन ओवेंस। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मुझ में और केविन ओवेंस में बहुत कुछ कॉमन है, हम दोनों ही रिंग में आकर सनकी हो जाते हैं और इस बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ केविन ओवेंस की एज अ रेसलर, पर मुझे प्रॉब्लम है केविन ओवेंस से। इसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स का करियर खत्म करने की कोशिश की क्योंकि उसे टाइटल चाहिए था, और सैमी ज़ेन के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की क्योंकि उसे लगता है सैमी ज़ेन बड़ा स्टार बनने वाला है फ्यूचर में। इसके बाद हमें असली रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि जब मैंने सैटरडे को रिटर्न किया और केविन ओवेंस को इस रिंग में बजाया तो मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसी खुशी मुझे कई सालों से नहीं मिली है। आगे रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मैं केविन ओवेंस को और भी बजाना चाहता हूं और देखकर लग रहा है कि अब जब रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का सामना होगा तो केविन ओवेंस के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि पुराना वाला रैंडी ऑर्टन वापस आ चुका है। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन और पाइपर निवेन के बीच में। ठीक ठाक मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला, जहां जीत हो जाती है टिफनी स्ट्रैटन की और इसके बाद उन पर अटैक कर देती है शार्लेट फ्लेयर। WWE हर हफ्ते सेम एंगल दिखा रही है हमें शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में, जहां शार्लेट फ्लेयर टिफनी स्ट्रैटन पर भारी पड़ रही हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए टैग टीम मैच, जो कि लॉस गार्जास, पिटी डेडली और MCMG के बीच में होने वाला था। और बात करें मैच के विनर की तो पिटी डेडली रोल अप से इस मैच को जीत जाते हैं और अब वो बन गए हैं नंबर 1 कंटेंडर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती हैं बियांका बलेयर। बियांका रिंग में आती हैं और बात करती हैं नाओमी और जेड कारगिल की। यहाँ बियांका काफी कंफ्यूज लग रही थी जो भी एलिमिनेशन चेंबर में हुआ उसके बाद। इसके बाद वो नाओमी को बुलाती हैं। नाओमी रिंग में आती हैं और बियांका उनसे पूछती है कि जेड कारगिल पर किसने अटैक किया था, क्या वो तुम थी? शुरुआत में नाओमी बहुत घुमा फिरा कर बात कर रही थी, आखिर में वो रिवील कर देती हैं कि जेड कारगिल पर उन्हीं नहीं अटैक किया था। उसके बाद नाओमी खुद को डिफेंड करती है और कहती है कि मैंने ये तेरे लिए किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जेड कारगिल तेरे ऊपर बोझ है और तुझे जबरदस्ती उसे लेकर चलना पड़ रहा है। बियांका बलेयर यहाँ बहुत कंफ्यूज्ड और शॉक्ड भी थी। इसके बाद वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती हैं और हमें रिटर्न देखने को मिलता है जेड कारगिल का। जेड रिंग में जाती हैं और नाओमी पर अटैक कर देती हैं। वैसे आज बियांका बलेयर ने एक्टिंग बड़ी खतरनाक करी थी और देखकर लग रहा है कि WWE जेड कारगिल और नाओमी की फ्यूड आगे करवाने वाली है। इसके बाद हमें बैकस्टेज से शार्लेट फ्लेयर और बीफेब का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है, जहां पता चलता है कि नेक्स्ट वीक इनका मैच होने वाला है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में और काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है जब टामा टोंगा इंटरफेयर कर देते हैं और किसी तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन टामा टोंगा को ठिकाने लगाते हैं और इसके बाद एंट्री होती है जेकब फाटू की। और आज जेकब फाटू ने एक बहुत बड़ा बॉच कर दिया जब वो रिंग से डाइव लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, पर वो ज्यादा लंबी डाइव नहीं लगा पाते। यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन उन्हें कैच कर लेते हैं। जेकब फाटू यहाँ इंजर्ड भी हो सकते थे। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और जेकब फाटू के बीच में एक बड़ी ब्रॉल देखने को मिलती है, जहां ब्रॉन स्ट्रोमन जेकब फाटू को टेबल पर चोक स्लैम लगाते हैं, लेकिन जेकब फाटू आराम से खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें एले नाइट भी देखने को मिलते हैं बैकस्टेज से, जो अपने मैच को हाइप कर रहे थे। आज मेन इवेंट में मैच होने वाला था शिंसुके नाकामुरा और एले नाइट के बीच में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए था। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है चेल्सी ग्रीन और मिचन के बीच में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट फाइट मैच था और काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। यहाँ कई वेपन्स का यूज भी हमने देखा और क्योंकि एक स्ट्रीट फाइट मैच था तो हमें हर जगह लड़ते हुए दिख रहे थे। मैच में पाइपर निवेन भी इंटरफेयर कर रही थी, इसीलिए मिचन की मदद करने के लिए आती हैं बीफेब और वो पाइपर निवेन को ठिकाने लगा देती हैं। बात करें मैच के एंड की तो चेल्सी ग्रीन टाइटल को रिटेन कर लेती हैं, जिसमें उनकी हेल्प करती हैं एल्बा फायर। देखकर लग रहा है कि एल्बा फायर अब चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन के साथ ही होने वाली हैं। इसके बाद हमें प्रोमो देखने को मिलता है कोडी रोड्स का। एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना से पिटने के बाद कोडी रोड्स की आंख लाल हो चुकी थी। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और बिना किसी देरी की बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। कोडी रोड्स जॉन सीना को ग्रेट मैन कहते हैं और उनका रोल मॉडल बताते हैं। आगे कोडी रोड्स कहते हैं कि जॉन सीना वो बंदा है जो कभी गिव अप नहीं करता था, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में उसने गिव अप कर दिया और वो जॉन सीना से जवाब चाहते हैं कि आखिर जॉन सीना ने ऐसा क्यों किया। क्राउड बहुत जोरों से सीना सक्स के चैंट्स लगा रहा था। जॉन सीना के हील बनने के बाद अब ये सेंस भी बनाता है। इसके बाद कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 की बात करते हैं और कहते हैं कि रेसलमेनिया 40 में तूने मुझसे कहा था कि धीरे धीरे ये टाइटल भारी होता जाएगा, लेकिन अभी ये टाइटल मेरे हाथ में है और मुझे ये बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुझे ये टाइटल चाहिए। इसके बाद वो जॉन सीना की ही लाइन बोलते हैं और कहते हैं कि इफ यू वांट सम कम गेट सम। काफी अच्छा प्रोमो देखने को मिला हमें आज कोडी रोड्स की तरफ से। अब देखते हैं जॉन सीना इसके जवाब में क्या बोलते हैं।
इसके बाद हम बैक स्टेज कार्मेलो हेस, मिज और निक ऑल्डिस को देखते हैं। यहाँ रैंडी ऑर्टन भी आते हैं और हमें कार्मेलो हेस और रैंडी ऑर्टन के बीच में अनबन देखने को मिलती है। के बाद निक ऑल्डिस इनके बीच में नेक्स्ट वीक मैच अनाउंस कर देते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है जिमी ऊसो और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। मैच काफी शॉर्ट था और क्लेमोर के साथ ड्रू मैकिंटायर इस मैच में जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ आते हैं डेमियन प्रीस्ट और हमें ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में एक बहुत खतरनाक ब्रॉल देखने को मिलती है। WWE धीरे धीरे बिल्ड कर रही है डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का मैच रेसलमेनिया के लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे ये रेसलमेनिया लेवल का मैच लग नहीं रहा है। कमेंट पे बताओ आपको क्या लगता है। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा और LA नाइट के बीच में, और ये मैच होने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में स्टील चेयर बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी। रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन यूज करने नहीं दे रहे थे चेयर किसी भी सुपरस्टार को, क्योंकि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नहीं था। और एक मोमेंट पर हम देखते हैं जब शिंसुके नाकामुरा LA नाइट को मिस्ट मारने जा रहे होते हैं, लेकिन गलती से वो रेफरी को पड़ जाती है। इसके बाद LA नाइट पिन करने की कोशिश करते हैं नाकामुरा को, लेकिन वहाँ रेफरी नहीं होता है। इसके बाद नाकामुरा फिर से चेयर लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस बार LA नाइट उसी चेयर पर BFT लगा देते हैं शिंसुके नाकामुरा को। इसके बाद नया रेफरी आता है और शिंसुके नाकामुरा को पिन करके LA नाइट बन जाते हैं नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। मुझे लग ही रहा था कि WWE यहाँ टाइटल चेंज करवाने वाली है, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा का रेन कुछ खास चल नहीं रहा था, और अब LA नाइट को WWE रेसलमेनिया में लेकर जाने वाली है एज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। देखते हैं अब नाकामुरा के साथ WWE क्या करने वाली है। तो आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी कमेंट में बताओ। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।